रात के ठीक 12 बजे हैं। एक बिल्कुल सुनसान खस्ताहाल होटल का वो कमरा जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। दरवाजा खुलता है, ठंडी हवा का झोंका आता है। और अचानक कमरे की लाइट कट जाती है। बिल्कुल एक क्लासिक हॉरर सेटअप। हाँ बिल्कुल। आज हमारे सामने जो आर्टिकल्स, फोरम थ्रेड्स और मनोवैज्ञानिक रिसर्च का जो पूरा स्टैक है ना, वो मशहूर अर्बन लेजेंड द हॉन्टिंग ऑफ रूम 307 के बारे में है। सही कहा। और हमारी इस विस्तृत चर्चा का मकसद सिर्फ इस कहानी को पढ़कर डरना नहीं है। एकदम। आज हम डिकोड करेंगे इसके पीछे का खौफनाक मनोविज्ञान। मतलब वो डार्क टूरिज्म और इंसानी दिमाग की वो कौन सी जिद है जो उसे सीधे मौत के मुंह में ढकेल देती है। अगर हम इस पूरे सोर्स मटेरियल को खंगालें तो जो चीज सबसे ज्यादा उभर कर आती है वो है डर का मैकेनिज्म। डर का मैकेनिज्म मतलब किस तरह से? देखिए, हम अक्सर मानते हैं कि भूतिया कहानियां सिर्फ एक डरावने चेहरे या अजीब आवाजों के बारे में होती हैं, लेकिन रिसर्च पेपर से पता चलता है कि असली डर वहां से शुरू होता है जहां इंसान की जिज्ञासा और किसी जगह का दबा हुआ ट्रॉमा आपस में टकराते हैं। ओ, तो ये महज एक आत्मा की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये लेजेंड दिखाती है कि कैसे कुछ जगह दर्द को पूरी तरह से सोख लेती हैं और कैसे बाहरी दुनिया के लोग उस खौफ को हल्के में लेने की गलती करते हैं। हाँ, और कहानी के शुरुआती हिस्से को ही ले लीजिए। शहर की भीड़-भाड़ से बहुत दूर पहाड़ों के बीच बसा होटल साइलेंट नाइट, और वहां रात के 9 बजे हमारा मुख्य किरदार पहुंचता है, अर्जुन। हाँ, जो कि कोई भटका हुआ मुसाफिर नहीं है। वही तो। वो एक ट्रैवल व्लॉगर है जो हॉन्टेड कंटेंट बनाने के लिए वहां आया है। मुझे अर्जुन का ये जुनून देखकर, मतलब सच कहूं तो अजीब सी हंसी आती है। हंसी क्यों? अरे, आजकल के व्लॉगर्स का बस चले तो वो यमराज के साथ भी गेट रेडी विथ मी वीडियो बना लें। मतलब जान के कोई परवाह ही नहीं है। ये जो कंटेंट की भूख है ना, वो दरअसल एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक बदलाव को दर्शाती है। अच्छा। हाँ, हमारे सोर्स टैग में डार्क टूरिज्म पर एक सोशियोलॉजिकल रिसर्च है। वो बताती है कि कैसे सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स इंसान के दिमाग में एक डोपामिन लूप तैयार करते हैं। डोपामिन लूप मतलब जो व्यूज और लाइक्स से मिलता है। बिल्कुल। अर्जुन को पता है कि वो जगह खतरनाक है, लेकिन वायरल होने और व्यूज पाने का जो संभावित इनाम है, वो उसके दिमाग में इतना बड़ा हो जाता है कि वो खतरे को भांपने वाली बुनियादी प्रवृत्ति को ही दबा देता है। रुको, ये बात मुझे पूरी तरह से हजम नहीं हो रही। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, यानी खुद को बचाने की भावना, तो इंसान के डीएनए में होती है ना? हाँ, प्राकृतिक रूप से तो होती है। तो कोई सिर्फ कुछ लाइक्स के लिए उस खतरे को कैसे नजरअंदाज कर सकता है जिसे देखकर एक आम इंसान मीलों दूर भाग जाए? क्या एक कैमरा, मतलब क्या सिर्फ एक लेंस इंसान के दिमाग की केमिस्ट्री बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। मनोविज्ञान में इसे डी इंडिविजुएशन या एक तरह का अलगाव कहा जाता है। डी इंडिविजुएशन, ये कैसे काम करता है? जब अर्जुन उस कैमरे के लेंस से दुनिया को देखता है, तो उसका दिमाग उसे ये महसूस कराता है कि वो उस स्थिति का हिस्सा नहीं है। वो खुद को सिर्फ एक दर्शक या डायरेक्टर समझने लगता है। ओह वाओ, मतलब कैमरा उसके लिए एक ढाल बन जाता है। एकदम सही। उसे लगता है कि जब तक कैमरा चल रहा है तब तक वो एक सुरक्षित बुलबुले में, जैसे किसी फिल्म के सेट पर हो। जुआ खेलने वाले एक इंसान की तरह वो अपना सारा दांव लगा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं तो बस रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। अरे बाप रे, ये तो सच में एक बहुत खतरनाक भ्रम है। और ये भ्रम तब और गहरा हो जाता है जब अर्जुन की मुलाकात रिसेप्शन पर बैठे उस बूढ़े आदमी से होती है। हाँ, वो किरदार बहुत ही दिलचस्प है। हमारे नोट्स में इस किरदार का जो विवरण है वो सच में बहुत अजीब है। वो बूढ़ा आदमी अर्जुन को साफ शब्दों में चेतावनी देता है। वो कहता है कि वो रूम बंद है और अगर रात में कुछ भी अजीब लगे तो बाहर मत निकलना। और फिर भी वो उसे चाबी दे देता है। वही तो, अगर उसे पता है कि अर्जुन की जान जा सकती है तो वो चाबी देता ही क्यों है? ये तो अजीब बात हुई ना। लोक कथाओं और अर्बन लेजेंड्स के विश्लेषण में इस किरदार को गेटकीपर या रक्षक का आर्केटाइप कहा जाता है। रक्षक? पर वो रक्षा कहाँ कर रहा है? यही तो पेंच है। इस कहानी में वो रक्षक सिर्फ बचाव का काम नहीं कर रहा है, वो दरअसल अपनी मनोवैज्ञानिक जिम्मेदारी को ट्रांसफर कर रहा होता है। जब वो चेतावनी देता है तो वो एक सीमा तय कर रहा है। अच्छा, और जब अर्जुन कहता है कि बस वही तो चाहिए मुझे? बिल्कुल। जैसे ही अर्जुन ये कहता है, वो अपनी बर्बादी के लिए खुद सहमति दे रहा होता है। गेटकीपर ने अपना काम कर दिया, अब जिम्मेदारी अर्जुन की है। लेकिन क्या वो बूढ़ा आदमी वाकई इतना बेबस है? मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ लगती है। मतलब
अगर कोई इंसान किसी खाई के किनारे खड़ा है और कूदने की जिद कर रहा है तो आप उसे धक्का थोड़ी देंगे, ये एक बहुत ही जायज संदेह है ना? चेतावनी देना ही काफी नहीं है। वो चाहता तो साफ मना कर सकता था। चाबी सौंपना तो सीधे तौर पर मौत के परवाने पर मोहर लगाने जैसा है। और कहानी के अंत तक आते आते ये संदेह और भी गहरा हो जाएगा। लेकिन उस पल में वो चाबी एक भौतिक वस्तु से ज्यादा एक मनोवैज्ञानिक कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है। मनोवैज्ञानिक कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, उस चाबी को लेना ये स्थापित करता है कि अर्जुन ने चेतावनी को अहंकार में ठुकरा दिया है। हॉरर के विज्ञान में त्रासदी तभी सबसे ज्यादा डरावनी लगती है जब वो अनजाने में नहीं बल्कि जिद में बुलाई गई हो, और वो जिद उसे सीधे तीसरी मंजिल के रूम 307 तक ले जाती है। जो आर्टिकल्स हमने पढ़े हैं उनमें इस कमरे का जो विवरण है वो सच में रोंगटे खड़े करने वाला है। हाँ, वो खूब अंधेरा कॉरिडोर और झिलमिलाती लाइट, और दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका। लेकिन जिस चीज ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो है कमरे के एक कोने में रखा हुआ एक टूटा हुआ आईना। वो आईना बहुत महत्वपूर्ण है। वही ना, मैं सोच रही थी कि अगर उस कमरे में पहले भी लोगों की रहस्यमयी तरीके से जान गई हैं तो होटल प्रबंधन ने उस कमरे से वो टूटा हुआ आईना और बाकी पुराना सामान अब तक हटाया क्यों नहीं? आईने को ना हटाना कोई साधारण लापरवाही नहीं है। पैरानॉर्मल रिसर्च और हॉरर लिटरेचर में टूटा हुआ आईना फ्रैक्चर्ड रियलिटी यानी खंडित वास्तविकता का प्रतीक होता है। फ्रैक्चर्ड रियलिटी मतलब वो कमरा अब सामान्य नहीं रहा। बिल्कुल, वो कमरा अब भौतिक दुनिया के नियमों से नहीं चलता। वो एक ऐसी जगह बन चुका है जहां समय और स्थान के नियम टूट चुके हैं। तो आईने का वहां होना ये बताता है कि उस कमरे का नियंत्रण अब इंसानों या होटल मैनेजमेंट के हाथ में नहीं है। एकदम सही। और ये फ्रैक्चर्ड रियलिटी वाला कॉन्सेप्ट तब और साफ हो जाता है जब रात के 12 बजते हैं, लाइट अपने आप कट जाती है। हाँ, और अर्जुन अपनी टॉर्च जलाता है और उस टूटे हुए आईने की तरफ देखता है। उसे आईने के अंदर अपने ठीक पीछे एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही वो पलटकर पीछे देखता है, कमरे में उसके सिवा कोई नहीं होता। ये बात मेरे दिमाग को बहुत उलझा रही है। मतलब कोई चीज आईने में कैसे दिख सकती है जो वो असल में वहां मौजूद ही ना हो? क्योंकि वो असल में अर्जुन के आयाम में मौजूद ही नहीं है। आयाम मतलब एक अलग डायमेंशन में। हाँ, इंसान का दिमाग ये समझने के लिए प्रोग्राम किया गया है कि जो चीज आईने में है वो भौतिक रूप से सामने भी होनी चाहिए। जब ये नियम टूटता है तो दिमाग का फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ओ, मतलब दिमाग समझ ही नहीं पाता कि लड़ना है या भागना है। सही कहा। वो लड़की एक अलग ही वास्तविकता में फंसी हुई है, एक ऐसे पोर्टल में जहां से वो अर्जुन को देख सकती है लेकिन अर्जुन उसे सीधे तौर पर नहीं देख सकता। मतलब वो अर्जुन के लिए एक अदृश्य खतरा है, और जिस चीज को देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, उससे लड़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इंसान सिर्फ लाचार होकर रह जाता है। बिल्कुल। और ये जो न देख पाने और न लड़ पाने की लाचारी है, ये इंसान के मन में सबसे गहरा और आदिम खौफ पैदा करती है। दिमाग उस चीज से कैसे बचे जिसका कोई भौतिक रूप ही नहीं है? ये मनोवैज्ञानिक असमर्थता डर को कई गुना बढ़ा देती होगी। हाँ, लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं है। वो अदृश्य डर अचानक एक बहुत ही खौफनाक वास्तविकता बन जाता है। हाँ, कमरे का दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है और वो लड़की उस आईने की दुनिया से बाहर निकलकर अर्जुन के सामने आ जाती है। उसका विवरण कैसा दिया गया है सोर्स में? बहुत ही भयानक। उसका चेहरा खून से सना है, आंखें बिल्कुल खाली हैं और बाल बिखरे हुए हैं। अर्जुन, जो कुछ देर पहले तक एक निडर व्लॉगर था, अब खौफ से कांप रहा है। और फिर वो आत्मा अर्जुन से एक सवाल पूछती है। हाँ, वो पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? और फिर अपना दर्दनाक सच बयान करती है। और यहीं पे कहानी का पूरा नजरिया पलट जाता है। वो बताती है कि वो कोई दानव या शैतान नहीं है। हाँ, वो सालों पहले इसी होटल में रुकी एक आखिरी मेहमान है। वो बताती है कि जब होटल में भयानक आग लगी थी तो बाकी सब लोग अपनी जान बचाकर भाग गए थे, लेकिन उसे किसी ने नहीं बचाया। उसे उसी रूम 307 में अकेले छोड़ दिया गया था, तड़प तड़प कर जलने के लिए। और फिर वो अर्जुन से कहती है कि अब तुम भी यहीं रहोगे। रुको, तो तुम्हारा मतलब है कि वो भूत महज डराने की कोशिश नहीं कर रही, वो दरअसल अपना दर्द थोप रही है। सटीक बात। मनोविज्ञान में से इमोशनल प्रोजेक्शन और पैरानॉर्मल थियरीज में ट्रॉमा लूप कहा जाता है। ट्रॉमा लूप, ये कैसे काम करता है? इसे इस तरह समझिए, जैसे असल जिंदगी में किसी भयानक हादसे का शिकार हुआ इंसान पीटीएसडी से जूझता है और उसका दिमाग बार बार उसी हादसे को जीता है। हाँ, फ्लैशबैक्स आते हैं। बिल्कुल, वैसे ही ये आत्मा भी उसी रात में कैद है।
समय उसके लिए आगे नहीं बढ़ा है। तो वो एक ही खौफनाक पल को बार बार जी रहे हैं, आग, घुटन, लाचारी और धोखा। हाँ, वो अर्जुन को सिर्फ मारना नहीं चाहती। वो चाहती है कि अर्जुन ठीक वही घुटन, वही बेबसी और वही खौफ महसूस करे जो उसने अपनी मौत के वक्त किया था। वो अपने उस असहनीय दर्द को अर्जुन के दिमाग में ट्रांसफर कर रही है। ये बदला लेने से कहीं ज्यादा अपने अधूरेपन और उस भयानक नाइंसाफी को बाहरी दुनिया के साथ साझा करने का एक हिंसक तरीका है। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अगर हम इस नजरिए से देखें तो असली विलन वो आत्मा नहीं है। तो फिर कौन है? असली विलन तो वो इंसान थे जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए उस लड़की को मरने के लिए पीछे छोड़ दिया था। वो तो सिर्फ उस इंसानी स्वार्थ का एक भयानक नतीजा है जो अब उस कमरे में हमेशा के लिए जम गया है। ये एक बहुत ही गहरा निष्कर्ष है। डरावनी कहानियों में अक्सर इंसान खुद ही अपने राक्षसों का निर्माण करता है। सही बात है। जब किसी जगह पर इतना गहरा आघात या धोखा होता है तो वो जगह उस घटना को अपने अंदर सोख लेती है। वो लड़की अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रही, वो उस पूरे हादसे की एक याद बन चुकी है जो कभी मिट नहीं सकती। और वो याद किस कदर भयानक है ये हमें कहानी के चरम बिंदु यानी क्लाइमैक्स में देखने को मिलता है। जब वो अपना सच बता देती है तो वर्तमान और अतीत आपस में बुरी तरह टकरा जाते हैं। कमरे का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अचानक उस बंद कमरे में आग की लपटें दिखाई देने लगती हैं, दीवारें जलने लगती हैं। अर्जुन पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगता है, चीखता है कि कोई है, मुझे बाहर निकालो। लेकिन बाहर सिर्फ एक खामोशी होती है, ठीक वैसी ही खामोशी जैसी उस रात उस लड़की को मिली थी। अर्जुन का वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो व्लॉगिंग के शौक के नीचे दब गया था अब बाहर आ रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, वो उस ट्रॉमा लूप का हिस्सा बन चुका है। और फिर उस चीख पुकार के बीच लड़की की जोर जोर से हंसने की आवाज आती है और फिर हमेशा के लिए सन्नाटा छा जाता है। लेकिन कहानी का जो असली खौफ है वो अगली सुबह सामने आता है। हाँ, सुबह वो रिसेप्शन वाला बूढ़ा कर्मचारी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आता है। वो शांति से कमरे का दरवाजा खोलता है और अंदर आग का कोई निशान नहीं है, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा है। लेकिन अर्जुन वहां नहीं है। वो पूरी तरह से गायब हो चुका है। कमरे के फर्श पर सिर्फ एक चीज पड़ी है, अर्जुन का जला हुआ कैमरा। ये दृश्य कई मनोवैज्ञानिक परतों को एक साथ खोलता है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि अर्जुन जल गया, गायब हो गया या उस दूसरी दुनिया में खिंच गया। लेकिन उसका कैमरा कैसे बच गया? हाँ, वो कैमरा कोई जादुई चीज तो था नहीं। बिल्कुल नहीं। यही विडंबना तो सबसे ज्यादा चुभती है। जो अर्जुन दुनिया को डराने के लिए एक हॉरर वीडियो बनाने के लिए कंटेंट खोजने आया था, वो खुद उस कैमरे के अंदर महज एक खौफनाक कहानी बनकर रह गया। लेकिन हाँ, कैमरा क्यों बचा? क्या आत्मा ने उसे जानबूझकर छोड़ दिया? डार्क टूरिज्म और हॉरर के समाजशास्त्र में एक नियम है, खौफ को जिंदा रहने के लिए एक गवाह की जरूरत होती है। गवाह की। हाँ, अगर कैमरा भी खत्म हो जाता तो बाहरी दुनिया के लिए अर्जुन सिर्फ एक लापता व्यक्ति होता। लोग कुछ दिन ढूंढते और फिर भूल जाते। अच्छा, तो उस रिकॉर्डिंग का होना जरूरी था? बिल्कुल। उस कैमरे में रिकॉर्ड हुई अर्जुन की चीखें और उस लड़की की हंसी वो सबसे बड़ा सबूत है। आत्मा जानती है कि आज के डिजिटल युग में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उस रिकॉर्डिंग का होना जरूरी है। ओह वाह। कैमरा बचने का मतलब है कि उस लड़की का खौफ अब सिर्फ रूम 307 तक सीमित नहीं है, वो उन सभी तक पहुंच गया है जो उस फुटेज को देखेंगे। तो वो कैमरा अंधविश्वास और वास्तविकता के बीच का एक ऐसा पुल बन गया जो लोगों को डराता रहेगा। तो फिर इस पूरी रिसर्च और कहानी को डिकोड करने के बाद हमारे सामने क्या निष्कर्ष निकलते हैं? निष्कर्ष बहुत साफ है। रूम 307 की ये घटना हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि आत्माएं होती हैं या नहीं। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि हर ऐतिहासिक या डरावनी जगह उनके मनोरंजन के लिए बनी है। ये इस बात का रिमाइंडर है कि इतिहास को खरीदने की एक कीमत होती है। कहानी के अंत में जो नियम सामने आते हैं कि कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए, वे इस बात का प्रतीक हैं कि हमें उन जगहों के दर्द और खामोशी का सम्मान करना चाहिए। एकदम सही। हर रहस्य को कैमरे में कैद करने की जो हमारी आधुनिक जिद है, वो अक्सर हमें उन ताकतों के सामने खड़ा कर देती है जिन्हें हम समझ नहीं सकते। सच में ये सिर्फ एक व्लॉग का बैकग्राउंड नहीं है, ये किसी की अधूरी ख्वाहिश और भयानक मौत की जमीन है। लेकिन इन सब बातों के बीच मेरे दिमाग में अभी भी वो बूढ़ा आदमी घूम रहा है।
हाँ, मैंने कहा था ना कि अंत तक आते आते उसके किरदार पर संदेह और गहरा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अगर हम सुबह के उस दृश्य को ध्यान से देखें तो एक बहुत ही बेचैन करने वाला पैटर्न नजर आता है। कैसा पैटर्न? जब अर्जुन कमरे में फंसा था तो दरवाजा अंदर से नहीं खुला, वो चीखता रहा, लेकिन अगली सुबह वही बूढ़ा आदमी आता है और बिना किसी संघर्ष के बहुत ही सहजता से दरवाजा खोल लेता है। हाँ, और उसे कमरे में अर्जुन नहीं मिलता, सिर्फ कैमरा मिलता है। लेकिन वो जरा भी हैरान नहीं होता। वही तो, वो ना तो पुलिस को फोन करता है ना घबराता है। उसका व्यवहार ऐसा होता है जैसे वो रोज सुबह उठकर अखबार उठाता हो। यही वो सवाल है जो स्रोत में सीधे तौर पर नहीं लिखा है, लेकिन घटनाओं की कड़ी जोड़ने पर सामने आता है। क्या ये संभव है कि उस होटल का वो बूढ़ा कर्मचारी उस आत्मा के बारे में सब कुछ पहले से जानता है? रुको, क्या तुम ये कह रहे हो कि वो जानबूझकर अर्जुन को वहां मरने के लिए भेज रहा था? इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या हो अगर वो बूढ़ा आदमी उस आत्मा के साथ किसी तरह के समझौते में हो? समझौते में? अरे बाप रे! हाँ, उस पूरे होटल को सुरक्षित रखने के लिए और उस आत्मा के खौफनाक गुस्से को सिर्फ रूम 307 तक ही सीमित रखने के लिए क्या वो जानबूझकर अर्जुन जैसे जुनूनी लोगों को उस कमरे में भेजकर उस आत्मा की भूख शांत कर रहा है? मतलब एक रक्षक होने के बजाय वो उस आत्मा को बलि चढ़ा रहा है। बिल्कुल। क्या असली विलन वो आत्मा है जो अपने दर्द में फंसी है, या वो इंसान जो बहुत ही खामोशी से मौत का ये व्यापार चला रहा है? ये विचार तो उस पूरी आत्मा वाली कहानी से भी ज्यादा खौफनाक है। एक भूत का गुस्सा और ट्रॉमा तो फिर भी समझ में आता है, वो एक लाचारी का नतीजा है। लेकिन एक जीते जागते इंसान की खामोश और ठंडे दिमाग से रची गई साजिश, ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। यही इंसानी फितरत का सबसे डरावना पहलू है। बिल्कुल। और इसी भयानक सवाल के साथ हम आज की हमारी ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगर कोई भी सुनसान जगह पर चेतावनी का कोई बोर्ड देखे तो अगली बार सोचिएगा जरूर कि वो बोर्ड बचाने के लिए है या अंदर बुलाने के लिए।